नमस्कार। 49वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का आयोजन काशी के तुलसी घाट पर हो रहा है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है इस ध्रुपद मेले का। देखिए, ध्रुपद पद जो है ध्रुव पद है और इसको गाने वाले स्वयं भगवान हैं। और उसमें जो सबसे पहला आप नाम लेंगी तो भगवान शिव हैं और आज शिवरात्रि का महोत्सव भी है। तो वादन हो या नृत्य हो, उसकी एक्सपर्टाइज जो है शिव जी की है। और उनके एकादश रुद्र हनुमान जी, तो उनके लिए तो हनुमान जी के लिए कहा गया ज्ञान गुण गंधर्व जेता। तो वो तो हर तरह से इंटेलेक्चुअल का जो एक पराकाष्ठा होता है वो हनुमान जी में है, लेकिन वो शिव का ही रूप है। तो देखिए, सब शिव जी के ही इर्द गिर्द है। तो वादन में हनुमान जी महाराज और गणेश जी, वो भी उसी परिवार के हो गए। तो देखिए, सब शिव जी के ही इर्द गिर्द पूरा संगीत घूम रहा है। और ये पुरानी जो परंपरा रही है, आप देखिए मुग़ल काल में स्वामी हरिदास और उसके बाद अकबर के कोर्ट में थे तानसेन। तो ये सब जो हैं ध्रुपद का वहाँ तक चलन था। लेकिन मुग़ल काल में इसके ये जो पारंपरिक वाद्य भी जो परकशन इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहते हैं, तो उसमें पखावज ही चलता था। और पखावज या मृदंग जो भी कहिए, तो ये रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख आया है कि उस समय नृत्य पर और गायन पर परकशन इंस्ट्रूमेंट की जगह पखावज ही बजता था। लेकिन ये अमीर खुसरो के समय, ये मुग़ल काल में, ये पखावज को फिर दो पार्ट में करके तबला हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसी तरह जितने भी आपके मॉडर्न जो गायकी के विधा हैं, जो ख्याल अंग है और ठुमरी अंग है, जो भी कहिए, ये सब ध्रुपद के ही ऑफशूट्स हैं। तो ये तो डेवलप होते गए समय के साथ साथ, लेकिन बाकी जो ओरिजिनल जहाँ से ये आया वो सप्रेस होते गए। तो बहुत तो इसमें देखिए मंदिरों का इसमें हम योगदान मानते हैं, जो कि बचा के इसको रखा गया। तो ऐसे करके ये इसका पोषण मंदिरों के जरिए और राजाओं के दरबार में ये सब चलता रहा। लेकिन जो बाकी जो विधाएं हैं जिससे लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे, वो डेवलप होते गया और ये धीरे धीरे सप्रेस होते गया। तो ये करीब ये 74-75 की बात है। यहाँ पर एक फैकल्टी थे प्रोफेसर लालमणि मिश्रा जी। तो उनके साथ हमारे ग्रैंडफादर कई बार उन्होंने रेडियो में और कई बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने संगत किया, और बाबा अलाउद्दीन खां के साथ भी संगत किया। तो उनके मन में एक चिंता सता रही थी कि ये विधा कहीं लुप्त न हो जाए। और उस समय जब ध्रुपद की बात पब्लिक डोमेन में आई, तो लोग सोचने लगे कि ये ध्रुपद क्या है। मतलब समझिए कि जो आपका बेस लाइन था, जो बैकबोन था, वो कैसे ख़त्म हुआ कि लोग उसको जानना तक मतलब नागवार गुजरने लगा, भूल चुके थे। तो उस समय उनके मन में आया, उन्होंने लालमणि मिश्रा जी से भी शेयर किया कि क्यों ना हम लोग एक ध्रुपद मेला शुरू करें, और जहाँ के भी ध्रुपद कलाकार हैं उन लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, देश सब जगह से। तो पहले तो आर्टिस्ट नहीं मिलते थे, तो बड़े मुश्किल से खोज के आते थे। अब आज देखिए जो यहाँ पर भीड़ लग रही है, ये मैं 74-75 की बात बता रहा हूँ। आज 2023 में ये स्थिति है कि हम लोगों को अब प्रोग्राम कर्टेल करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, जबकि रात भर ये प्रोग्राम चलता है। तो ये करीब 3-4 पीढ़ी इस बीच डेवलप हुई है और इसका खूब प्रसार हुआ है। अभी भी देखिए विदेशियों में, और ख़ास करके यहाँ जो श्रोता वर्ग है, इसमें इंटरनेशनल श्रोता बल्कि आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उस विधा को। तो और वो सीख भी रहे हैं। आप देखिए श्रोता में भी और परफॉर्मर में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हमारे ख्याल से अगर इस तरह से ये चलता रहा, तो आगे इसका रूप और जो आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है संगीत का, वो वापस आएगा। तो हो सकता है फिर इसका परिणाम कुछ और होगा, कुछ और विधाएं इससे निकलेंगी, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि संगीत की गंगा है ये विधा। तो अगर आप इसको बचा के रखिएगा अपने शुद्ध और ओरिजिनल फॉर्म में, तो यही मेला का उद्देश्य रहा है कि आज लोगों में खूब प्रसार हुआ। और संगीत का देखिए चीज़ तब चलेगा जब आप आर्टिस्ट तैयार करें प्लस श्रोता तैयार करें। अगर मान लीजिए आप अच्छा गायन कर रहे हैं तो ठीक है, वो भगवान के निमित्त होता। हमारे यहाँ जो राग भोग का कंसेप्ट है, तो आप भोग भी लगाते हैं और रागनियों से भी भगवान की सेवा करते हैं। तो मंदिर में तो ये मैंडेटरी था, जिस वजह से ये बच पाया।
तो आज अगर ये पब्लिक डोमेन में आके इस तरह से एक नया स्वरूप ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉपुलर हो रहा है, युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसको सुनने वाले भी लोग कहते हैं ध्रुपद को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब लोग उसको समझ रहे हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं, ये एब्रप्ट चेंजेस नहीं हो पाते हैं, ये समय लेता है, क्योंकि आपको दोनों तरफ लेके चलना है, आर्टिस्ट को भी और ऑडियंस को भी। श्रोता भी उस वर्ग का हो कि वो अच्छे चीज़ों को अप्रिशिएट करे, अच्छा समझेगा तब अप्रिशिएट करेगा। तो वो जो संगीत में वाह वाह की जो दाद होती है, वो जब संगीत आपको हृदय तक स्पर्श करेगा तब वो मुंह से निकलेगा। तो हम समझते हैं कि जो उद्देश्य रहा है ध्रुपद मेले का, तो शुरू के दौर में तो आर्थिक संकट से भी जूझा है, क्योंकि ये लोग कहते थे ध्रुपद क्या, इसमें कौन पैसा लगाएगा, क्या करेगा। तो इसमें महाराज बनारस ने एकदम बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया, और तब से ये लगातार चल रहा है। अब तो ये उनकी दूसरी पीढ़ी है, और उसी उत्साह से, उसी मनोयोग से वो लोग सहयोग करते हैं ध्रुपद मेला को। और ये जो स्थान है जहाँ ये परफॉर्म होता है, ये अब ध्रुपद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये एक आइकॉनिक प्लेस हो गया है। तो अब जहाँ भी अगर हो रहा है तो ये बड़ी बात है। अभी आप जाइए तो तानसेन संगीत समारोह में वहाँ ध्रुपद जरूर रखते हैं, क्योंकि स्वामी हरदास जी का वो स्थान है। तो ये ऐसे करके ये अपना जगह तो अपना बना लिया है, और बनाएगा तो आगे और इसी तरह और बढ़ेगा। महन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, क्योंकि ये जो राग है, लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान राग है, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? आप देखिए, महिलाएं बहुत आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही हैं, गायकी में भी हैं, वादन में भी हैं। और अभी देखिए जो अगला कार्यक्रम होगा उसमें सारंगी वादक एक जो नई युवा लड़की है, तो वो परफॉर्म कर रही है। और आपको बता दें वो सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है, इसमें तो हम समझते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन किसी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से ज़्यादा कठिन है। तो वो उसको भाई, उस लड़की को रुझान है संगीत के प्रति, तो वो अपना काम कर रही है, अपना प्रोफेशनल भी है और संगीत की सेवा भी कर रही है। महन जी, ध्रुपद गायन शैली में युवाओं का क्या भविष्य है इसमें? नहीं, भविष्य तो बहुत है। अगर आप देखिए एक लेवल के ऊपर जब आप अटेन कर लेते हैं तो आपकी डिमांड तो वो है कि देखिए हम तो कई ऑडियंस में देखते हैं कि लोग टोटल ट्रैंक्विलिटी में चले जाते हैं, वो मेडिटेट करते हैं। और जो आपाधापी का जो ये समय हो गया और ग्लोबलाइजेशन का वो समय जो चल रहा है, इसमें किसी के पास शांति नहीं है। तो मेडिटेट करने के लिए और दिमाग अपना स्थिर और एक कंटिन्यूटी एकाग्रचित होने के लिए आपको इस संगीत की ज़रूरत पड़ेगी। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेले के बारे में? नहीं, हम तो समझते हैं कि हर आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कितने देर यहाँ बैठेंगे, जितना आपको रुचिकर लगे। आप पहले सुनिए तो क्या है इसमें, जब इसके डायमेंशन को आपको समझ में आएगा तो फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं आएंगे। अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि इसमें आप जाके बाहर सर्वे कर लीजिए, आप पूछ लीजिए कि कई लोग बहुत दूर से आते हैं और 3-4 दिन बनारस में रुकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो कुछ तो बात है और उनको बहुत कुछ मिलता है। अब हो सकता है वो किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन आके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। जी महन जी, ये मेला है जो अनवरत इसी तरह चलता रहे, और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला हम इसलिए कह रहे हैं, मेला इसका नाम डेलिबरेटली रखा गया है कि इसमें इनवाइट तो करते हैं हम लोग, लेकिन जो बडिंग आर्टिस्ट हैं जिनको हम नहीं रीच कर पाते, अगर वो आ गए तो हम लोग लास्ट मोमेंट में भी इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस प्लेटफॉर्म से वंचित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहले तो 3 दिन का रहा, फिर अब देखिए अब 4 दिन का हो रहा है, और अगर इसी तरह चलेगा तो इसका भविष्य में विस्तार भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महन जी हमसे बातचीत करने।